नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न एंड मोटिवेट विद मोहित। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम इकोनॉमिक्स की क्लासेस कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो मनी एंड मनी सप्लाई के MCQ हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं आशा करता हूँ आप सभी अपने नोट्स बेहतर तरीके से बना रहे होंगे। यदि आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो इन क्लासेस का कोई भी फायदा नहीं है। आप नोट्स बनाएं। MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन अदर क्लासेस के जो चैप्टर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके आपको नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले MCQ करते हैं इसके, जिसमें मनी सप्लाई, RBI एंड मॉनेटरी एग्रीगेट्स। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति का सबसे बड़ा व्यापक माप कौन सा है? जो मुद्रा आपूर्ति है, मनी सप्लाई है, उसका जो सबसे बड़ा व्यापक है वो M3 है। हमने आपको पहले भी बताया था कि लिक्विडिटी के हिसाब से जो सबसे बड़ा होगा वो M1 है, लेकिन जो सबसे व्यापक सबसे वाइडली जो यूज होगा वो M3 है। तो ये आपको याद रखना है, M3 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद भारत में आधिकारिक रूप से मुद्रा आपूर्ति किसे माना जाता है? तो आधिकारिक रूप से भारत में जो मुद्रा आपूर्ति है वो M3 को ही माना जाता है, ये आपको पता है। M3 इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद हाई पावर्ड मनी, जो सबसे ज्यादा पावरफुल मनी है या मॉनेटरी बेस है, वो कौन सी मनी कहलाती है? तो वो कौन सी मनी है सबसे ज्यादा? M0। आपको पॉइंट याद रखने हैं कि जो हमने पॉइंट बताए थे आपको, M3, M1, M0, M, ये सभी के। तो जो सबसे ज्यादा हाई पावर्ड मनी है वो M0, जिसे हम रिजर्व मनी, आरक्षित मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। इससे अगले प्रश्न में यही पूछ रखा कि रिजर्व मनी किसे कहा जाता है? रिजर्व मनी किसे कहा जाता है? M0। M0 इज द रिजर्व मनी, ये आपको याद रखना है, जिसे हम रिजर्व मनी, मॉनेटरी मनी या हाई पावर्ड मनी के नाम से जानते हैं। उसके बाद नैरो मनी। नैरो मनी का सही समूह क्या है, या नैरो मनी किससे संबंधित है? तो नैरो मनी किससे संबंधित है भाई? M1। नैरो मनी के और कौन कौन से नाम है? मोस्ट लिक्विडिटी मनी, जिसे आसानी से कन्वर्ट किया जाता है। तो नैरो मनी इज द करेक्ट आंसर, जिसका क्या है? M1। ब्रॉड मनी किसे कहा जाता है? जो ब्रॉड मनी है ये आपको पता है कि वो किसे कहा जाता है? M3, जिसके दो तीन नाम और हैं। ब्रॉड मनी को हम ग्रॉस मनी भी कहते हैं, एग्रीगेट मनी भी कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद M1 में निम्न में से क्या शामिल है? जो M1 पॉइंट है उसमें क्या शामिल है? M1 के अंतर्गत हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि M1 के अंतर्गत नगद जो आपका है प्लस डिमांड डिपॉजिट, जो आपका डिमांड है उसमें अकाउंट में सम्मिलित है, वो मीन से एक तरह से आप देख सकते हो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट इन बैंक प्लस अदर डिपॉजिट इन RBI। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद होंगे। तो B, नकद प्लस डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद जो डिमांड डिपॉजिट है उसका उदाहरण क्या है? डिमांड डिपॉजिट का उदाहरण है आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का मतलब क्या है? जिसमें आप जो विड्रॉवल है वो सब चार्जेबल है, इसमें आप ओवरड्राफ्ट भी ले सकते हो। तो हमने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, वो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यदि आपने इससे पीछे वाली क्लास नहीं देखी हो तो पहले आप जाकर वो क्लास देखें, क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। उसके बाद टाइम डिपॉजिट का क्या उदाहरण है? टाइम डिपॉजिट में क्या है, आप उस मनी को, जो आपकी मनी वहां पर है, उसको एक FD की तरह यूज कर रही है। इसका मतलब आप जब चाहे उस पैसे को निकाल नहीं सकते, उसके लिए कुछ टाइम पीरियड चाहिए। जो उसका टाइम पीरियड है जैसे FD का, वो मिनिमम 10 दिन का, 7 दिन का भी हो सकता है, मैक्सिमम वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक का। तो 7 दिन से जो 10 साल तक का टाइम पीरियड है वो FD के अंदर आता है, जिसे हम टाइम डिपॉजिट का उदाहरण मानते हैं। उसके बाद
M2 में M1 के साथ क्या जोड़ा जाता है? जैसा कि आपको पता है कि जो M2 है उसमें M1 के साथ पोस्ट ऑफिस की स्कीम जोड़ी जाती है। वो कौन सी स्कीम जोड़ी जाती है? सेविंग डिपॉजिट की स्कीम जोड़ी जाती है, जिसके अंदर जैसे आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हो, आप पोस्ट ऑफिस में आपका कोई अकाउंट है, आप वहां से कभी भी विड्रॉवल ले रहे हो, कभी भी पैसा निकाल रहे हो, तो वो चीज M2 के अंतर्गत आती है, जिसमें M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। M1 में कौन कौन सी चीजें थी? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, अदर डिपॉजिट इन आरबीआई। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। M3 में M1 के साथ क्या जोड़ा जाता है? जो M3 है उसमें M1 के साथ पोस्ट ऑफिस का ही जोड़ा जाएगा, लेकिन उसमें टाइम डिपॉजिट जोड़ा जाता है। इसमें 11th पॉइंट में है, M1 में M3 में M1 के साथ क्या जोड़ा जाता है? तो M3 में M1 के साथ टाइम डिपॉजिट इन बैंक ये जोड़ा जाता है, जिसमें आप कुछ समय के बाद निकाल सकते हो पैसा। इसमें आप FD RD के तौर पर, दोनों तौर पर ले सकते हो। जो पोस्ट ऑफिस की सेविंग डिपॉजिट है वो किसके अंदर शामिल है? पोस्ट ऑफिस की जो सेविंग डिपॉजिट है वो किस में शामिल है? वो M2 में शामिल है। M2 में सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, M3 में टाइम डिपॉजिट इन बैंक, M4 में टोटल डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस। तो ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सेविंग डिपॉजिट में M2 इन पोस्ट ऑफिस। सबसे ज्यादा जो तरल मुद्रा है वो कौन सी है? सबसे ज्यादा तरल मुद्रा कौन सी है? आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो तरल मुद्रा है वो M1 है, जिसके अंदर हमने आपको एक पॉइंट दिया था, जैसे कैश, गोल्ड, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी। इसकी हमने आपको सीरीज भी दे दी है, आप देख सकते हो। 15वां क्वेश्चन इसी के ऊपर है। हम इसके बाद करते हैं। मुद्रा पूर्ति का सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला माप कौन सा है? जो मुद्रा पूर्ति है उसमें सबसे ज्यादा जो प्रयोग होता है वो क्या होता है? M3। उसका कारण क्या है कि मुद्रा पूर्ति में हम सबसे ज्यादा उपयोग M3 का ही क्यों करते हैं? क्योंकि M3 में M1 के तो सभी पॉइंट सम्मिलित हैं ही, साथ में टाइम डिपॉजिट इन बैंक भी सम्मिलित है, जिसके अंदर ब्रॉड मनी, ग्रोस मनी और एग्रीगेट मनी का उदाहरण है। तो ये आपको याद रखना है। तरलता, लिक्विडिटी का सही क्रम क्या है? आपको पता है कि लिक्विडिटी में जब भी हम पॉइंट देखते हैं तो सबसे जो स्थिर होती है लिक्विडिटी वो किस में होती है? कैश में। उसके बाद किस में होती है? बैंक बैलेंस में। उसके बाद किस में होती है? गोल्ड में। ये आप देख सकते हो, कैश, बैंक बैलेंस, देन गोल्ड। इसके बाद आप प्रॉपर्टी भी देख सकते हो, गोल्ड के बाद आती है प्रॉपर्टी। तो ये तरलता का क्रम है। प्रॉपर्टी से कैश की तरफ जाओगे तो तरलता बढ़ रही है, कैश से इसकी तरफ आ रहे हो तो तरलता मींस कैश ज्यादा आसान है, बैंक बैलेंस थोड़ा मुश्किल, गोल्ड और थोड़ा मुश्किल, प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा मुश्किल। तो जो जल्दी से कन्वर्ट ना हो कैश में तो वो उसकी तरलता मानी जाती है। आरबीआई में बैंकों का जो जमा है वो किस में शामिल होता है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आपको याद भी होना चाहिए। जो आरबीआई में बैंक जमा होता है, बैंकों में जो पैसा जमा होता है वो M0 के अंतर्गत होता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि M0 एक हाई पावर्ड मनी है, और हाई पावर्ड मनी आरबीआई में जो बैंकों का जमा है उसके अंदर सम्मिलित है। ये आपको याद रखना है। उससे अगला प्रश्न है, मुद्रा आपूर्ति की नई अवधारणा न्यू मनी सप्लाई कब लागू हुई? NM, जहां पे हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, NM0, NM1, NM2, NM3। तो जो मनी सप्लाई है वो 1998 में आई थी, आपको याद होना चाहिए। 1998 में क्या आई? न्यू मनी सप्लाई। उसके बाद जो न्यू मनी सप्लाई थी वो किस समिति पर आधारित थी? तो उसका पूरा नाम है YV रेड्डी। तो रेड्डी कमेटी पर यह आधारित थी। रेड्डी कमेटी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद NM2 में क्या जोड़ा जाता है? NM2 में आपको याद होगा कि ये NM2 में हमने आपको पॉइंट बताए थे, जहां पर शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल से कम तक का जो टाइम पीरियड है वो शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट माना जाता है, जो 1 साल या उससे कम के लिए होता है। NM3 में NM2 के साथ क्या जोड़ा जाता है?
NM3 में NM2 के साथ लॉन्ग टर्म का डिपॉजिट जोड़ा जाता है, जिसमें 1 साल या उससे अधिक की जो FD वगैरह होती है वो इसके अंदर सम्मिलित होती है। 1 साल से वो 10 साल तक का टाइम पीरियड आपका कभी भी कैसे भी हो सकता है। मुद्रापूर्ति में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? मुद्रापूर्ति में क्या शामिल नहीं होता भाई? जो मनी सप्लाई होती है उसके अंदर गोल्ड कभी भी सम्मिलित नहीं होता, क्योंकि जो मुद्रापूर्ति है वो सप्लाई पर काम करती है, जो NM 0, 1, 2, 3, 4, तो उसके अंदर जो गोल्ड का क्राइटेरिया वो नहीं है। जैसे पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट का होता है, बैंक का होता है, करेंसी का होता है, RBI का होता है, शॉर्ट टर्म का होता है, लॉन्ग टर्म का होता है, लेकिन गोल्ड का कभी नहीं होता। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मुद्रा आपूर्ति को मापने के कितने तरीके हैं? तो जैसा कि आपको याद होगा कि मुद्रा आपूर्ति को जो मापने के तरीके हैं वो बेसिकली 4 हैं। वो 4 कौन कौन से हैं आपको याद रखना है। जो NM0, NM1, NM2 और NM3 जो न्यू स्कीम आई थी उसके अंदर सिर्फ 4 हैं, ये चारों आपको याद रखने हैं। M1 में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? M1 में अभी आप याद करके देखो, M1 में क्या क्या था? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक था, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक था, अदर डिपॉजिट इन RBI था, लेकिन उसके अंदर क्या सम्मिलित नहीं था? उसके अंदर टाइम डिपॉजिट नहीं था। M1 के अंदर आप कभी भी पैसा डालकर कभी भी निकलवा सकते थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे कम तरल संपत्ति कौन सी है? आपको पता होना चाहिए सबसे जो कम तरल है वो कौन सी है। सबसे पहले आता है कैश, फिर आता है बैंक बैलेंस, फिर आता है गोल्ड, फिर आती है प्रॉपर्टी। तो सबसे कम तरल कौन होगा? प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा तरल कौन होगा? खुद कैश। उसके बाद भारत में मुद्रा आपूर्ति एवं मौद्रिक नीति का नियंत्रण कौन करता है? तो ये इसका आपको डायरेक्टली पता होगा कि मुद्रा आपूर्ति और मॉनेटरी पॉलिसी कौन करता है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किस एक्ट के तहत? 1934 एक्ट के तहत। कब बना? 35 में बना। मुख्यालय स्टार्टिंग में कहा था? कलकत्ता। स्थानांतरण हुआ 37 में। नया मुख्यालय मुंबई। तो ये ऐसे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये आंसर आप चेक कर सकते हो। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, भारत में मुद्रा आपूर्ति का सबसे बड़ा व्यापक मोस्ट वाइडली यूज्ड मनी सप्लाई इन इंडिया, SSC CGL में आया हुआ है। तो पहले प्रश्न का आप आंसर सोच के बताएं, पहले में क्या हो सकता है? जो सबसे बड़ा व्यापक है वो कौन सा है? M3। सबसे तरल कौन सा है? बताओ सबसे तरल कौन सा है? M1। और जो सबसे पावर्ड मनी है वो कौन सी है? M0। ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद जो हाई पावर्ड मनी है, हाई पावर्ड मनी को किस नाम से जाना जाता है? ये रेलवे में पूछा हुआ है। जो हाई पावर्ड मनी है उसका दूसरा नाम हमने बताया था मॉनेटरी बेस, रिजर्व मनी। तो इसके अंदर आप देख सकते हो मॉनेटरी बेस नहीं है, तो रिजर्व मनी इसका करेक्ट आंसर है। लिक्विडिटी मनी M1 में आता है, नैरो मनी M1 में आता है, ब्रॉड मनी M3 में आता है, ग्रॉस मनी M3 में आता है। ऐसे आपको याद रखना है। रिजर्व मनी में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? रिजर्व मनी में क्या शामिल नहीं होता? तो आपको पॉइंट्स याद रखना है डायरेक्टली। जो रिजर्व मनी है उसके अंदर टाइम डिपॉजिट कभी भी नहीं होता, क्योंकि आप उसको पैसे को कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी डाल सकते हो। ये आपको याद रखना है। नैरो मनी किसे कहा जाता है? स्टेट PCS में आया हुआ भाई। नैरो मनी किसे कहा जाता है? नैरो मनी जो है जिसे आप संकुचित मुद्रा कहते हो वो M1 के अधीन है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद ब्रॉड मनी का सही संकेत क्या है? जो ब्रॉड मनी है उसका सही संकेत M3 है, जिसके अंदर हम ग्रोस मनी और उसके साथ साथ एग्रीगेट मनी पढ़ते हैं। M1 में कौन सा शामिल नहीं है? M1 में क्या क्या शामिल होता है? करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट इन बैंक, अदर डिपॉजिट इन RBI। तो इसके अंतर्गत टाइम डिपॉजिट नहीं होता, ये आपको याद रखना है। डिमांड डिपॉजिट का उदाहरण क्या है? डिमांड डिपॉजिट का उदाहरण है कि आप करंट में पैसा नहीं रख सकते। ये पॉइंट आपको याद रखना कि करंट में आप पैसा नहीं रख सकते। मीन्स आप एक तरह से मान सकते हो जैसे FD होती है, आप कुछ टाइम के बाद पैसा निकालते हो। RD होती है, कुछ टाइम के बाद पैसा निकाल सकते हो। टाइम पीरियड होता है मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम 10 साल तक। लेकिन क्या आपका जो करंट अकाउंट है उसमें आप कभी भी पैसा डाल सकते हो, कभी भी निकलवा सकते हो। ये आपको पॉइंट याद रखना है। उसके बाद M2 में क्या जोड़ा जाता है?
M2 में आपको याद होगा कि M2 के अंतर्गत हम जो सेविंग डिपॉजिट होता है पोस्ट ऑफिस में वो जोड़ते हैं, और ये किसके अधीन होता है? M1 के अधीन कार्य करता है। M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट इन पोस्ट। M3 में M1 के अतिरिक्त क्या शामिल होता है? M3 में अब बताओ क्या क्या शामिल होता है? M3 में M1 होता है टाइम डिपॉजिट इन बैंक, ये शामिल होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट है, पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट का क्या मतलब है? जो पोस्ट ऑफिस में आपकी सेविंग है वो किसके अधीन कार्य करती है? वो M2 के अधीन कार्य करती है, ये आपको याद रखना है, जिसमें M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट। सबसे तरल मुद्रा कौन सी है? M1 है, ये आपको याद है। उसके बाद भारत में मुद्रा आपूर्ति का आधिकारक माप, आधिकारक माप का मतलब जो सबसे ज्यादा वाइडली यूज करते हैं वो कौन सा है? M3, ये SSC CGL में आया हुआ है। उसके बाद RBI में जो बैंकों का जमा है वो किस में सम्मिलित है? जो बैंकों में जमा सम्मिलित है वो M0 के अंतर्गत है, जिसमें अदर डिपॉजिट इन RBI, जो RBI के अंदर जितना भी डिपॉजिट है उसके अधीन कार्य करता है। उसके बाद तरलता का सही क्रम क्या है? ये रेलवे में पूछा हुआ, NTPC के अंतर्गत आया था। सबसे ज्यादा कैश, फिर बैंक बैलेंस, फिर गोल्ड। तो ये पॉइंट आपको याद होगा। हम थोड़ा जल्दी करवाते हैं क्योंकि अभी रिपीट होने स्टार्ट हो गए हैं। मुद्रा आपूर्ति मापने के कुल कितने तरीके हैं? मुद्रा आपूर्ति मापने के कुल 4 तरीके, हमने चारों तरीके आपको बता दिए हैं, जिसमें NM0, NM1, NM2 और NM3, ये चारों तरीके हैं। जो न्यू मनी सप्लाई है वो किसके अंतर्गत कार्य करती है? ये कब आई थी? 1998 में आई थी, आपको याद है। किस कमेटी के तहत आई थी? वो रेड्डी, वी रेड्डी के नाम से आई थी, ये पॉइंट भी आपको याद है। NM2 में क्या शामिल होता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। जो NM2 है उसके अंदर शॉर्ट डिपॉजिट होता है जो 1 साल से कम होता है। NM3 में क्या जोड़ा जाता है? NM3 में आपको पता कि लॉन्ग डिपॉजिट जो 1 साल से ज्यादा का है। मुद्रा आपूर्ति में कौन सी समिति शामिल नहीं है? कौन सी आपूर्ति शामिल नहीं है? तो जो मुद्रा उसके अंदर आपको पता है कि गोल्ड की काउंटिंग हम नहीं करते हैं, बाकी सभी जो भी डिपॉजिट है, चाहे वो बैंक, चाहे वो पोस्ट ऑफिस, चाहे वो करंट, चाहे वो सेविंग, वो सभी इसके अंदर आते हैं। मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने वाली संस्थान कौन सी है? जो मुद्रा आपूर्ति उसको नियंत्रित करने का कार्य RBI का होता है। पैसे, महंगाई को बढ़ाने का काम भी RBI का है, महंगाई को घटाने का काम भी RBI का है। ये कैसे घटाती है कैसे बढ़ाती है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद जो सबसे तरल संपत्ति है वो कौन सी है? प्रॉपर्टी है, ये पॉइंट भी आपको याद हो चुका होगा अब तक। M1 में शामिल है, M1 में क्या शामिल है भाई? M1 में शामिल है जो करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक है, आपकी डिमांड डिपॉजिट इन बैंक है, अदर डिपॉजिट इन RBI है, टाइम डिपॉजिट नहीं है, आप देख सकते हो, लॉन्ग टर्म नहीं है, गोल्ड नहीं है, तो बचा क्या? करेंसी विद पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक। M3 को किस और नाम से जाना जाता है? बताओ भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। जो M3 है उसको ब्रॉड मनी, ग्रोस मनी, एग्रीगेट मनी, जोन सा भी आपको ऑप्शन दिख रहा है उस पर आप करेक्ट टिक लगा दो, ब्रॉड मनी। मुद्रा आपूर्ति का सर्वाधिक प्रयोग किया जाने वाला माप कौन सा है? तो आपको याद होगा कि मुद्रा आपूर्ति का सबसे ज्यादा प्रयोग M3 के अंतर्गत होता है। ये आंसर की आ गई है भाई, आप आंसर की मैच कर सकते हो। उसके बाद आपको पता है कि हम टेस्ट सीरीज देते हैं, लेकिन इस बार ही थोड़ा चेंज है भाई टेस्ट सीरीज में। कई बच्चों के मैसेज आए हुए थे कि सर जो टेस्ट सीरीज आप कंटिन्यू ना देंगे, सिर्फ चैप्टर वाइज दो, क्योंकि जैसे अभी मनी का चैप्टर आ गया तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बैंकिंग का आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे आप चैप्टर टेस्ट सीरीज अलग से बनाओ। तो हमने आपकी बारी अलग से बनाई है, आप ध्यान से देखें। प्रश्न में रिपीट कर देता हूं, आप लास्ट में आंसर की देख सकते हो और बारी की तरह। हाई पावर्ड मनी को किस नाम से जाना जाता है? M0 में क्या शामिल होता है? नैरो मनी किसे कहा जाता है? M1 में शामिल क्या है? M1 में शामिल क्या नहीं है? ब्रॉड मनी किससे संबंधित है? भारत में जो मुद्रा आपूर्ति है उसका सबसे बड़ा व्यापक, M2 में क्या जोड़ा जाता है? M3 किसके बराबर होता है? सबसे अधिक लिक्विड मनी कौन सी है? RBI द्वारा जारी मुद्रा क्या कहलाती है? RBI में बैंकों का जमा किस में आता है? डिमांड डिपॉजिट का उदाहरण क्या है? पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट किस एग्रीगेट में कार्य करती है? मुद्रा आपूर्ति के माप में कुल कितने होते हैं?
सबसे कम लिक्विड एसेट मीन सबसे कम तरलता किसमें होती है, तरलता का सही क्रम क्या है, बढ़ता और घटता क्रम दोनों याद रखने हैं। आरबीआई मुद्रा आपूर्ति को कैसे नियंत्रण करता है, मुद्रा आपूर्ति का आधिकारिक माप क्या है, M3 को और क्या कहा जाता है, क्या क्या नाम है, न्यू मनी सप्लाई कब लागू हुई, कौन सी समिति से आई, कौन समिति के अध्यक्ष थे, NM1 में क्या शामिल है, NM2 में क्या शामिल है, NM3 में क्या क्या जोड़ा जाता है, ये आप याद रखना। जो NM2 है शॉर्ट टर्म, NM3 लॉन्ग टर्म, ऐसे आप याद रख सकते हो। M2 में M1 वाला जुड़ेगा, M3 में NM2 वाला जुड़ेगा, ऐसे याद रखना आपको। मुद्रा आपूर्ति में गोल्ड शामिल है या नहीं है, डायरेक्ट, क्योंकि ये कम से कम 5 बार रिपीट हो चुका है। आरबीआई का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुद्रापूर्ति बढ़ने से क्या होता है, मुद्रापूर्ति घटने का उपाय क्या है, और यह घटेगी तो उससे क्या होगा, मुद्रापूर्ति घटाने के लिए आरबीआई क्या करता है, M1 को और क्या कहा जाता है, मुद्रापूर्ति का निर्धारण कौन करता है, सेविंग डिपॉजिट बैंक में किस में आता है, टाइम डिपॉजिट शामिल है किसके अंतर्गत, मुद्रापूर्ति का सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला माप, मुद्रापूर्ति और कीमतों का संबंध, आरबीआई द्वारा जारी नोट क्या कहलाते हैं, मुद्रापूर्ति का अध्ययन किस अध्याय में होता है, मुद्रापूर्ति से संबंधित समिति, मुद्रापूर्ति में पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट किसके अंतर्गत है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, मुद्रापूर्ति का संबंध किससे है, मुद्रापूर्ति का संकुचन क्या कहलाता है, मुद्रापूर्ति बढ़ाने का उपाय, मुद्रापूर्ति किस नीति का भाग है, आरबीआई की स्थापना कब हुई, राष्ट्रीयकरण कब हुआ, मुद्रापूर्ति का अंतिम उद्देश्य क्या है, मुद्रापूर्ति में वृद्धि से सबसे पहले क्या प्रभाव पड़ता है, आरबीआई का गवर्नर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, कितने बोर्ड ऑफ मेंबर होते हैं, ये सभी आपको याद रखना है। और एक चीज याद रखना, जब तक आप आरबीआई की क्लास नहीं लोगे तो आपको मनी समझ में नहीं आएगा, जब तक मनी की क्लास नहीं लोगे आपको बैंकिंग समझ में नहीं आएगा, जब तक बैंकिंग की क्लास नहीं लोगे आपको फाइनेंशियल मार्केट समझ में नहीं आएगी। तो ये सभी एक दूसरे से लिंक है, तो सभी आपको ध्यान से पढ़नी है। ये आपकी आंसर की है, लास्ट में आप आंसर की देख सकते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।